अमालगमेशन चैप्टर क्या चीज का बात करते हैं? अमालगमेशन बोलता है जब दो बिजनेस आपस में मर्ज, हम लोग किए थे क्लास कि ए फर्म है जो बी फर्म को खरीद लिया, या फिर ए और बी मिलके नया फर्म बना लिए सी फर्म, मतलब ए बिक गया सी को, बी भी बिक गया सी को। अब ये जब ए सी जो है वो ए या बी को खरीदेगा, या ए जो है वो बी को खरीदेगा, तो कुछ तो पैसा देगा ना, पैसा देगा, शेयर देगा, डिवेंचर देगा। किनको? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक बात ना? कंपनी के मेन ओनर वही है, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी सर। जो वो नया कंपनी डिवेंचर होल्डर को देगा या बैंक को देगा या लोन प्रोवाइडर को देगा, उनका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा है। सी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा है, तो सी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो दे रहा है, अब वो क्या क्या दे सकता है? सर वो इक्विटी शेयर दे सकता है अपनी कंपनी का, सर वो अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे सकता है, सर वो अपनी कंपनी का डिवेंचर दे सकता है, सर वो कैश दे सकता है। तो ये चारों जब वो देता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक बात? फिर हम लोग पढ़े परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो हम लोग नेट एसेट मेथड पे चले या पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड में जो तुमको हम अभी बताया, शेयर, डिवेंचर, कैश जो दे रहे हैं वही उसको जोड़ लो। तुम्हारा बिजनेस खरीदने के बदले में हम अपनी कंपनी का 1 लाख रुपए का शेयर दिया, इक्विटी शेयर, 50,000 का प्रेफरेंस शेयर दिया, मतलब 1.5 लाख, 20,000 का डिवेंचर दिया, मतलब 1,70,000, और 30,000 का कैश दिया। मतलब हाँ बोलो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, डिबेंचर्स इन द फॉर्म क्या होता है? डिबेंचर्स वही होता है ना जिसके अगेंस्ट कंपनी इन अ वे लोन लेता है पब्लिक से। एग्जैक्टली। तो सर वो परचेज कंसिडरेशन में कैसे आता है? अरे भाई वो डिवेंचर हम पब्लिक को नहीं बेचा। देखो मेरा कंपनी है सी लिमिटेड, हम तुम्हारा कंपनी को खरीद लिया के लिमिटेड को। हाँ। तो तुम्हारी कंपनी, मेरी कंपनी के पास तो मेरा खुद का इक्विटी शेयर होगा, तो मेरा खुद का प्रेफरेंस शेयर होगा, तो मेरा खुद का डिवेंचर भी होगा, तो वो ये सब शेयर हम जनरली क्या कहते हैं, जनरली हम पब्लिक को बेचता है और पैसा उठाता है। हाँ। यहाँ पर हम पब्लिक को नहीं दे के ये तुमको दे दिया, तुम्हारे शेयर होल्डर को। हाँ। तो वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, वो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन गए, या वो मेरे डिवेंचर होल्डर बन गए। अदर देन कैश पड़े नहीं हो। हम डिवेंचर हम दो तरीके से बेच सकते हैं, या तो हम किसी को डिवेंचर दे बदले में पैसा ले लें, या हम अपनी कंपनी का डिवेंचर दे रहे हैं अदर देन कैश, कैश नहीं दे रहा। तो उनमें से एक रीजन ये भी तो हो गया, तुम्हारे बिजनेस को हम खरीदा तो तुम्हारे शेयर होल्डर को, किरण लिमिटेड के शेयर होल्डर को हम बोला मेरी कंपनी का डिवेंचर रख लो। यस सर। यही है। तो फाइन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला। यस। ठीक है। तो सर हम लोग तो पेमेंट मेथड पढ़ते कि ये जिनका वैल्यू आप जोड़ लीजिए तो आगे आपका कितना पीसी बना। और दूसरा होता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट कैसे निकलता है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? यस सर। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, तो ये हम अगर तुमको दें, तुम्हारी कंपनी का फिक्स्ड एसेट हम ले रहे हैं, तुम्हारी कंपनी का करंट एसेट हम ले रहे हैं, तुम्हारी कंपनी का करंट लायबिलिटी हम ले रहे हैं, इनका मार्केट वैल्यू हम अगर निकाल लें, इन सब का मार्केट वैल्यू, हाँ, और अगर कोई का मार्केट वैल्यू नहीं पता तो उसका बुक वैल्यू ले ले। तो ये सब जो हम तुम्हारी कंपनी का एक्वायर कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी का जो नेट एसेट ले रहे हैं, वो भी पीसी निकालने का तरीका हो सकता है। तुम्हारी कंपनी का हम क्या लिए या मेरी कंपनी का तुमको क्या दिए, दोनों में से एक भी वैल्यू निकल जाए वही परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू हो जाता है। ठीक बात है? क्लियर है? सर आपका बीच में आवाज कट गया। हम बोल रहे हैं किसी भी एक वे से अगर निकल, हाँ, किसी भी एक का वैल्यू मिल जाए तो वही तो परचेज कंसिडरेशन हो गया। हाँ यस सर। हाँ, तो यही कहानी हम लोग पढ़े थे अब तक। यस। अब आज बढ़ेंगे सर, ये ले तो लिया आप कंपनी दूसरी कंपनी को, उसका जर्नल एंट्री वगैरह कैसे पास हो उसका बात करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर या वेंडर कंपनी,
मतलब जो बिक रहा है कि जो खरीद रहा है? सर ट्रांसफर है ना, जो बिक रहा है, जो बिक रहा है। और ट्रांसफरी मतलब जो खरीद रहा है। खरीद रहा है। हमको दोनों के बुक्स में जर्नल क्या पास होगा वो सीखना है। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। तो चलो स्टेप 1 सबसे हम पहले क्या करेंगे सर, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें सारा एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि हम लोग डिसोल्यूशन में करते थे पार्टनरशिप का। एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलते थे, याद करो, है ना? यस सर। और सारा क्या करते थे, एसेट लायबिलिटी को उसमें ट्रांसफर करके बंद कर देते। यहाँ भी वही होगा। फॉर ट्रांसफरिंग डिफरेंट एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री क्या पास होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और ये सारी किस वैल्यू पे बंद होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। तो पहला बात तो ये एंट्री पास होगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऐसे कर करके हम ट्रांसफर कर देंगे। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखनी है। तो देखो हम यहाँ पे एंट्री दे दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और ये इंडिविजुअली बंद करना होगा। आप एक साथ सारा एसेट का वैल्यू जोड़ के सन्ड्री एसेट मत लिख देना एग्जाम में। हाँ, एक ही कैसे, क्योंकि आपको सारे लेजर क्लोज डाउन करने हैं बेटा। यस। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का अगर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में फर्नीचर है, बैलेंस शीट में मशीन है, तो ये सब इंडिविजुअल लेजर है ना। मतलब तो अगर आप एक बार में रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट लिख दोगे तो आपका सन्ड्री एसेट नाम का नया अकाउंट खुल जाएगा, बट ये अकाउंट बंद कहाँ होंगे? यस। तो ये कभी गलती मत करना, ठीक है? यस। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। अब पॉइंट टू बी नोटेड क्या है सर, कौन कौन सा एसेट है जो बंद नहीं होता? नहीं होता सर। आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है सर। फिक्टिशियस एसेट क्या एसेट होता है? वो गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है बेटा। आप फिक्टिशियस का मतलब क्या समझते हो? वो एसेट जो आपके बैलेंस शीट में एज एसेट तो है, लेकिन उसका एसेट जैसा कोई औकात नहीं। एसेट बोलते किसको है बेटा? जिनको बेच के कुछ पैसा वसूल किया जा सके। यस सर। ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक, डेटा, स्टॉक, ये सब बिक सकते हैं। यस सर। गुडविल भी बिक सकता है सर। कंपनी अपना ब्रांड इमेज नहीं बेचती है, ब्रांड नेम, उसको पैसा भी मिलता है। पैसा भी मिलता है, मतलब इनका रियलाइजेबल वैल्यू है। हाँ, तो बस उन्हीं एसेट को बंद कर सकते हैं जिनका रियलाइजेबल वैल्यू होता है। इन एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद नहीं करेंगे सर। इनको बंद तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, ठीक है? यस सर। तो सर इन एसेट्स को बंद नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर बोल के अगर कोई लेजर खड़ा है आपका, कोई पीएल का डेबिट बैलेंस बोल के कोई आइटम है, ये सब का कोई औकात नहीं होता सर। आप लिख के रख लिया, आपका मर्जी था उस समय, बट इनको बेच के कोई पैसा नहीं आएगा सर, ठीक बात? यस सर। अभी जैसे हमको सिद्धार्थ बोलते बोलते गुडविल जब बोल गया, नहीं गुडविल क्या है सर? इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, फिक्टिशियस नहीं है, नकली एसेट नहीं है वो, इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन, ठीक बात? यस सर। सर कैश एंड बैंक बैलेंस शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक बात? यस। लेकिन एक कंडीशन है, दीज आर नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। अगर वो उनको भी टेक ओवर करा तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। आई रिपीट, आपका कैश, बैंक, प्रिलिमिनरी, सॉरी ये क्या बोलते कैश, बैंक, ये दोनों आइटम अगर जो कंपनी आपका बिजनेस खरीद रहा है वो इनको भी टेक ओवर कर रहा है, मतलब बोल रहा है ये भी ले लेंगे, तब फिर उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। एंड आखिरी बात, कोई अगर ऐसा एसेट है जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन या रिजर्व क्रिएटेड है, जैसे डेटर, ठीक है ना? yes. उसको नॉट एट इट्स नेट फिगर, उसको नेट फिगर पे कैंसिल मत कर लेना। ये कभी मत कर लेना कि डेटर मेरा 5 लाख है,
मान लो 10 पीबीडीडी है मेरा, मान लो एक बार के लिए 50,000, यस सर। तो 4.5 लाख तुमको बैलेंस शीट में ऐसे डेटर दिखता है। हाँ बट बेटा जी डेटर को कैंसिल पूरे 5 लाख पे करना, और जब लायबिलिटी को बंद करो तो पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेट कैंसिल करना। दोनों लेजर बेटा अलग अलग है ना, तो दोनों लेजर बंद होने चाहिए। फाइन, यस सर। मतलब हम सीधा आगे 4.5 लाख से डेटर बंद कर दें तो ये जो प्रोविजन का 50,000 का लेजर खुला हुआ है उसका क्या होगा? हाँ वो कैसे बंद होगा सर? पॉइंट ना, तो उनको भी Yes. सर आपको बंद करनी होगी। कहाँ डालना होगा? रियलाइजेशन। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है सर। सेकंड स्टेप क्या करेंगे सर? पहला स्टेप में हम लोग क्या किया? एसेट लायबिलिटी को बंद। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात बोलेगा, स्टेपिंग याद रखना पड़ेगा वरना फंस जाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपको कोई बोलेगा नहीं ये करो वो करो, आपको खुद सोच सोच के एंट्रियां पास करनी है। ठीक बात? यस सर। तो सर आपको क्या करना है? एसेट लायबिलिटी को बंद। पहला स्टेप खत्म। हाँ सर आप तो एसेट बंद करना सीखा, लायबिलिटी बंद कीजिए। सेकंड स्टेप में वही कर रहे हैं, लायबिलिटी को बंद। एंट्री क्या होगा सर? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। ठीक बात? यस सर। इसमें भी कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है। हाँ है, जैसे कोई भी टाइप का प्रोविजन हो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कोई प्रोविजन या रिजर्व, कोई पेंशन फंड के लिए प्रोविजन, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब भी रियलाइजेशन अकाउंट में बंद होंगे। इसलिए हम ऊपर क्या बोला था आपको कि डेटर से पीबीडीडी माइनस करके डेटर को बंद मत करना, पूरा डेटर वैल्यू बंद करना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। मतलब रियलाइजेशन टू डेटर पूरा 5 लाख करना, और फिर यहाँ करना प्रोविजन फॉर बैड डेट टू रियलाइजेशन पे जाए। ठीक बात? यस सर। यहाँ पर और क्या बोला सर? कोई भी टाइप का रिजर्व आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएगा सर? दे विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। वैसे ही जो ऊपर होता ना फिक्टिशियस एसेट, हाँ यस सर। वो भी एक टाइप के फिर लॉसेस हो गए, उनको कौन झेलेगा? शेयर होल्डर झेलेगा सर आपकी कंपनी का। ठीक है, तो उनको भी नहीं ट्रांसफर किया, इनको भी नहीं ट्रांसफर किया। ठीक है, यस सर। A liability against any provisional reserve has been created should be transferred to gross figure that is creditor। वही बोला यहाँ पे कोई क्रेडिटर आपका, तो वो भी आपको कैंसिल करना है, तो सर नॉर्मली पता था। चलिए नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप में क्या हुआ सर? एसेट बंद। क्या एंट्री हुआ? रियलाइजेशन टू एसेट्स, अलग अलग इंडिविजुअली नाम के साथ। यस सर। वैसे ही जब लायबिलिटी बंद हुआ तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। अगला हुआ स्टेप 3 फॉर रियलाइजिंग द एसेट विच हैज नॉट बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। सर जो कुछ तो एसेट ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना जो मेरी कंपनी को खरीदा है वो मेरा सारा मशीन ले ले, वो मेरा सारा फर्नीचर ले ले, सारा लैंड एंड बिल्डिंग ले ले, सारा डेटर ले ले। सर जरूरी नहीं, हो सकता है आपका एग्रीमेंट उसके साथ ऐसा ही हुआ है, उसको आपको 10 मशीन में से 8 लेना है, 2 मशीन उसको नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं लेगा। ठीक है, हो सकता है ना ये। उन एसेट्स का क्या होगा सर? क्या करोगे आप उस एसेट्स का? मान लो हम आपका बिजनेस खरीदा है, आपके यहाँ पे 10 मशीन है, हम बोला हम आप तो ले लो, 2 मशीन हम नहीं लेगा। क्या करोगे उन 2 मशीन का? आप बेच देंगे, बाहर बेच देंगे सर, और क्या है? कूड़ा का भाव में, जिस भी भाव में बिके। करोगे क्या? बिजनेस भी क्या बंद कर रहे हो, तो उन एसेट्स को लेके अगरबत्ती थोड़ी करना है सर, उनको बेच के खत्म कीजिए। तो बेचने में क्या मिलेगा आपको? पैसा। स्क्रैप वैल्यू। पैसा मिलेगा बेटा, स्क्रैप वैल्यू का पैसा मिलेगा आपको। हाँ हाँ। तो सर वही एंट्री कर दीजिए, कैश या बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। यानी सर सब कुछ रियलाइजेशन की मदद से होगा। सारा एसेट लायबिलिटी को रियलाइजेशन में बंद किए, खाली वो फिक्टिशियस को छोड़ के और रिजर्व्स को छोड़ के। यस। उनको कहाँ भेज दिया? उनको शेयर होल्डर अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से। ठीक बात? यस सर। सर जो एसेट बिकेगा नहीं, जो मतलब जो एसेट परचेजिंग कंपनी नहीं लेगा, उनका क्या करें? उनको बेच दीजिए, तो उसका भी पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दीजिए। वैसे ही सर कोई लायबिलिटी हो सकता है जो नया कंपनी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। मान लो वो बोल रहा है हम आपका सारा क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपका एक बिल्स पेबल है वो हम पे नहीं करेंगे, तो ठीक है उसको हम पे ऑफ करेंगे।
पैसे नहीं मिले थे। तो इनका आ तो रहा पैसा। और यहाँ एक बात समझ लो, एक बात सिद्धार्थ बोल रहा है पैसा ही नहीं है तो कैसे पेमेंट करेंगे। बेटा जी ये बिजनेस ना आपका लॉस मेकिंग है इसलिए बंद हो रहा है, ये मत सोचिए। तो आपके पास पैसा क्यों नहीं? आप इतनी बड़ी कंपनी, आपका छोटा मोटा क्रेडिटर बिल पेमेंट पे आप नहीं कर पाओगे। कैसे तो आप उस कंपनी को दे ही रहे हो। आपके पास कैश है, आप ये मान लो, ठीक है। यस सर। तो सर ठीक है ना, जैसे पैसा आने का एंट्री किए थे कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, पेमेंट का एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश, बदल रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, ठीक है। आखिरी 2-3 स्टेप पे आ गए अब हम। सर ये बिजनेस बंद करने का कुछ खर्चा भी लग सकता है? यस सर। लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस जिसको बोलते थे वहां पे पार्टनरशिप में बोलते थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस बोल लो, बात तो एक ही। तो सर अगर आप खुद झेल रहे हो, मतलब ट्रांसफरर झेल रहा है वो खर्चा, तो रियलाइजेशन तो बैंक कर लीजिए, और अगर उसको ट्रांसफरी से वसूल करना है तो रियलाइजेशन टू नया कंपनी का जो भी नाम है, परचेजिंग कंपनी, उसको क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। यस। वही देखो अगला में ये बोला, अगर ये लिक्विडेशन एक्सपेंस आप खुद पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर आपको सामने वाली कंपनी से वसूल करना है तो ट्रांसफर, एक मिनट गलती हुआ था मेरा, ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। यस सर। और अगर आपको रीएम्बर्समेंट करेगा, मतलब वो बोल रहा है आप पहले पे कर दो फिर आपको दे देंगे, तो जब आप पे किए तो रियलाइजेशन टू बैंक, और जब वसूल कर लो तो बैंक टू रियलाइजेशन। हम यहाँ पे 3 बात बोल दिया, दोबारा रिपीट सुन लो। अगर मेरा कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट करने का कुछ खर्चा लगा है, तो सर रूल ये बोलता है कि अगर आप ही खुद ही पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू बैंक कर लो। अगर आप पे नहीं कर रहे हो, सामने वाला कंपनी आपके लिए पे करेगा, तो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर लो, ठीक है। यस सर। और अगर आपको वो बोल रहा है आप पहले पे कर लो तो फिर हमसे ले लेना, तो आप पहले पे कर लो रियलाइजेशन टू बैंक करके, और फिर बैंक टू रियलाइजेशन करके वापस वसूल कर। यहाँ तक काम खत्म। यस सर। ला गया लास्ट पार्ट के ऊपर। अब क्या होगा सर, परचेज कंसिडरेशन का पैसा नहीं लेंगे, सब कुछ तो कर लीजिए, बिजनेस बंद, सामने वाले का पैसा वसूल नहीं करेंगे, जिसका आप अपना बिजनेस बेचिए बिल्कुल करेंगे सर, तो कर लो ना। आपको वो क्या क्या दे रहा है, सब डेबिट, और जो दे रहा है उसका नाम क्रेडिट, ठीक बात। आपको वो क्या क्या दे रहा है सर, वो कैश दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर दे सकता है, इक्विटी शेयर दे सकता है, डिवेंचर दे सकता है, वो जो भी देगा सब डेबिट टू उसका नाम, ठीक बात। यस सर। अब आप क्या करोगे, आखिरी काम सर ले तो दिए, ये देंगे किसको? शेयर होल्डर्स। हाँ, अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, वो देने का एंट्री करो। तो डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड ट्रांसफर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट एंड द बुक टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे ऑफ करोगे, बाद में इक्विटी का नंबर आएगा, है ना। तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो उसको दे रहे हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले तो ये एंट्री पास होगा। मेरा बात अच्छे से देख लो, पहले कैपिटल कैंसिल करना होगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक बात। यस सर। अब किसको देना है ये पैसा, या जो भी दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करोगे, और बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू जो उसको दे रहे हो। तो पहले एक एंट्री पास होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू एंट्री जिसको बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट बंद करना है ना सर। हम डायरेक्ट कर दें तो एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते, कोई ना नहीं, बात तो एक ही बात बेटा, एक बार होल्डर क्रेडिट हुआ, एक बार होल्डर डेबिट हुआ, ठीक बात। तो आप जैसा चाहो वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रेज एंट्री होगा, रेजिंग एंट्री, हाँ रेजिंग एंट्री, हाँ रेजिंग एंट्री या ड्यू एंट्री। सर ये हो गया, आखिरी काम किसको देना है सर, शेयर इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ यस सर। तो सर अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस हुआ ये पूरे रियलाइजेशन में,
तो ये प्रॉफिट लॉस भी कौन झेलेगा? अच्छा एक बात बोलना भूल गए थे, मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कम में मान जाए तो सर कम में मान जाए मतलब तू अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनका अकाउंट में ना बैलेंस है 5 लाख, बट वो लोग 2 लाख का कैश और 4.5 लाख का 2.5 लाख का इक्विटी शेयर में मान गए, उनको अल्टीमेटली कितना दिए? 4.5 लाख। यस सर। लेकिन उनका देना कितना बनता था? 5 लाख। फायदा हो गया। तो मेरा फायदा हुआ तो टू रियलाइजेशन में डाल देना इसको, और अगर लॉस हो तो मान लो वो ज़्यादा ले रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। ठीक है, नहीं समझे? यस सर यस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो मेरा लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट कर दीजिएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम में मनवा लिए, कम में पटा लिए तो आपका फायदा हुआ तो टू रियलाइजेशन कर लीजिए। तो सर आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में डाले हो शुरू से अब तक। अब अगर आपको अब ये ओवरऑल रियलाइजेशन का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, वो कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से काट लेंगे। तो प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, और लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। अरे बेटा यही तो कहते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, जो भी प्रॉफिट लॉस आता था पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते थे। यहाँ कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर है, यस सर। तो उनको दे देना। फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करो, तो उसका भी देखो ये क्लोजिंग एंट्री देखो, याद है हम बोला था वो 56 एसेट रिजर्व्स उन सब का क्या होगा, बोले थे ना वहां पे 56 एसेट्स वो रिजर्व्स उनका क्या होगा, हम बोले थे वो सब तो रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते, तो उनका क्या होगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो रिजर्व या प्रॉफिट से तो इक्विटी शेयर होल्डर ले लेगा, और लॉसेज है या कोई वो 56 एसेट है तो चुकाएगा, उससे काट लेंगे कैपिटल से। तो देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल किए, पीएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जितना टाइप का रिजर्व है सबको करके टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर सर आपका वो 56 लॉसेज होता तो सबको क्रेडिट करके इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट। यस। और अब फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को डे के अलविदा कीजिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू उसको उस कंपनी से जिस कंपनी का मिला हमको उस कंपनी का इक्विटी शेयर देंगे हम, या तो या प्रेफरेंस शेयर देंगे या डिवेंचर देंगे या कैश देंगे, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट कर दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दीजिए। तो सर 11 जनरल एंट्री बना मेरा, ठीक बात। पहला एंट्री क्या चीज का? एसेट बंद करने का, तो रियलाइजेशन टू एसेट्स। दूसरा एंट्री क्या चीज का? लायबिलिटी बंद करने का, तो रियलाइजेशन लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। तीसरा एंट्री जो एसेट नहीं लेके गया नया वाला कंपनी उनको बेचने का एंट्री, तो बैंक टू रियलाइजेशन। चौथा एंट्री जो लायबिलिटी वो टेक ओवर नहीं किया वो लायबिलिटी चुकाने का एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। पांचवा एंट्री सर रियलाइजेशन में आपका कोई खर्चा लगाओ, तो रियलाइजेशन टू बैंक। सर छठा एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करने का एंट्री है ना। यस सर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करने का एंट्री की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर उसमें फायदा हुआ है तो टू रियलाइजेशन, लॉस हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट। सर नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन है प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने का एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर। हाँ बोलो सर, ये जो टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन डेबिट करते हैं ये ड्यू एंट्री में ही करेंगे ना? हाँ ड्यू एंट्री में, ठीक है। इसका नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट का एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू जो जो उसको दे रहे हो। अब इक्विटी शेयर होल्डर, अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने का एंट्री, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करने का एंट्री और रिजर्व्स वगैरह को बंद करने का एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना सारा रिजर्व्स है अकाउंट डेबिट, अगर कोई पीएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे ही अगर आपका कोई 56 एसेट्स है तो इक्विटी शेयर होल्डर टू वो सारा 56 एसेट, और लास्ट में
इक्विटी शेयर होल्डर 2 जो उसको दे रहे हैं उनके बंद। तो ये है पूरा स्टोरी। ठीक बात। यस सर। अब आज ये सर जो नया कंपनी खरीदा उसके बुक्स में क्या एंट्री होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सर वो क्या करेगा? यहाँ 2 मेथड आते हैं सर, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपके 2 मेथड आते हैं जो आप हमको याद है लास्ट क्लास पूछे थे सर, या पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे? यस सर। यस। वही है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेज मेथड। जब इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड काम करता है, और जब इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो परचेज मेथड काम करता है। सर ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड समझते कैसे? देखो भैया जी, नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होता है तुम्हारा सब कुछ ले, तुम्हारा लॉस, पीएल, डेबिट बैलेंस सब मेरा, रिजर्व सब मेरा, हम कुछ नहीं छोड़े तुम्हारे पास। ठीक बात। यस। तो सबसे पहला बात तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तभी लगता है जब ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स एंड ट्रांसफर कंपनी रिकॉर्डेड, सारा एसेट लायबिलिटी हम टेक ओवर कर लिया इंक्लूडिंग रिजर्व्स। ठीक है, एट बुक वैल्यू। दूसरा बात, नो गुडविल अकाउंट शुड बी अकाउंटेड फॉर रिजल्ट ऑफ अमालगमेशन इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। क्योंकि हम तुम्हारा सारा सब कुछ बुक वैल्यू पे लिए। यस सर। तो तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारा मान लो 25 करोड़ का एसेट है और 3 करोड़ का लायबिलिटी है, तो हम बोले हम तुम्हारा सब कुछ ले लिए, मतलब वो 25 करोड़ का एसेट मेरा, वो 3 करोड़ का लायबिलिटी भी मेरा, तो अल्टीमेटली हम तुमको कितना देंगे? 22 करोड़, क्योंकि तुम्हारा 3 करोड़ लायबिलिटी हम चुका रहे हैं, तुमको तो हम 22 करोड़ देंगे, है ना? यस सर। तो बस यहाँ वो 22 ही करोड़ देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे। ठीक है। यस सर। अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं अगर, तो वो गुडविल में नहीं जाएगा, उसको क्या मान लेंगे? रिजर्व्स में। ठीक बात। हाँ। लेकिन यही जब नेचर इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो तुम्हारा 22 करोड़ की जगह तुम कभी 22 करोड़ में मानोगे नहीं, तुम हमको बोलोगे 30 करोड़ दो तो बिजनेस देंगे तुमको, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जब तुमको एक्स्ट्रा 8 करोड़ दे रहे हो, क्या चीज के लिए दे रहे? गुडविल के लिए, वहां गुडविल रिकॉर्ड होता है। तो ये एक फर्क है। यस सर। और सबसे बड़ा फर्क यही है, सबका सब कुछ ले लिया, मतलब तुम्हारा पीएल भी मेरा, तुम्हारा रिजर्व भी मेरा, सब कुछ टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो सर अगर ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता तो जनरल एंट्री क्या पास, ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में। तो देखो फॉर अमालगमेशन ऑफ बिजनेस, जब हम तुम्हारा बिजनेस ले लिए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? पहला सबसे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तुम्हारी कंपनी, जो कंपनी बिकता है ना, उस कंपनी का ओनर के हाथ में पैसा नहीं मिलता, या ओनर के हाथ में हम कुछ भी नहीं देंगे, उसकी कोर्ट की तरफ से एक आदमी आता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। हाँ। वो सब कुछ लेगा, तुम्हारा कोई भी लायबिलिटी अगर बच गया चुकाना तो वो चुकाएगा, बाकी तुम्हारे हाथ में देगा। अगर तुम लायबिलिटी नहीं टेक ओवर की है तो तुम तो पैसा लेके भाग जाओ, लायबिलिटी नहीं चुकाए तो। मान लो एक एग्जाम्पल लेता, मैं कंपनी खोला लीगल की मीटिंग, मैक्सिमम शेयर मेरे पास ही है, मान लो, तो तुम मेरा बिजनेस खरीद लिया, तो तुम मेरे को पैसा दे दिया हाथ में, और हम अपने लायबिलिटी से कुछ भी अगर बच गया हम नहीं चुकाएं तो। इसीलिए कोर्ट बोलता भैया जब भी ये कंपनी बंद का काम ही होगा ना, भले तुम इंसॉल्वेंट होके बंद हो चाहे कुछ भी होके बंद हो, एक आदमी आएगा ऑफिशियल लिक्विडेटर और वो सब कुछ हैंडल करेगा। ठीक बात। यस सर। सर यहाँ पे आपका कहानी जमा नहीं, क्योंकि आप तो बोले सारा एसेट लायबिलिटी टेक ओवर हो गया, तो फिर तो लायबिलिटी बचा ही नहीं। कुछ भी हो, कोर्ट बोलता हमको नहीं फर्क पड़ रहा तुम कौन सा मेथड से कर रहा है, मर्जर या परचेज मेथड, लिक्विडेटर आएगा मतलब आएगा। ठीक है। तो सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, पहला एंट्री पास कर लोगे तुम मेरा सारा एसेट लायबिलिटी ले लियो ना,
तो उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो मेरा सारा एसेट तुम्हारा हो गया, तो तुम्हारे बुक्स में वो क्या कहलाएगा? एसेट ही नहीं कहलाएगा। yes एसेट अकाउंट डेबिट करोगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे, रिजर्व्स को क्रेडिट करोगे, पीएल को क्रेडिट करोगे, और ये जो बिजनेस परचेज डेबिट किए थे ना उसको भी क्रेडिट करो। ठीक है, yes sir तो ये एंट्री हो गया सेकंड। अब तुम हमको पेमेंट करोगे तो नेक्स्ट एंट्री तुम पेमेंट का कर लो, फॉर परचेज ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन। तो लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, तुम हमको जो दे रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो, कैश या बैंक दे रहे हो। अगर प्रीमियम पे शेयर दे रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर आज की डेट में डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। ठीक बात। yes sir तो जनरली ये डिस्काउंट भूल जाओ, सिर्फ प्रीमियम ही याद रखो। सर ये सब करने का ये नया वाला कंपनी का भी कुछ खर्चा लग सकता है, या वही बोला था कि ये सब खर्चा हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन का, तो उसका भी तो एंट्री पास करेगा ना वो। yes sir तो जो भी उसका एक्सपेंसेस लगा अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, बस मतलब सर बाइक कंपनी के बुक्स में ज्यादा नौटंकी नहीं। ठीक बात। yes sir सर यही अगर इन द नेचर ऑफ, एक बार खाली इसका पहले एंट्रीज को गो थ्रू कर लेते हैं। इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, सर यही अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता तो सबसे पहला बात एसेट एंड लायबिलिटी जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। वहां क्या हो रहा था इन द नेचर ऑफ मर्जर में? सारा एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रहा था, वो भी किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला? पहला बात है सारा एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ जो जो तुम टेक ओवर कर रहे हो वही रिकॉर्ड करना। पहला पॉइंट क्लियर? yes और वो भी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना? रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू को तुम ले रहे हो, जिसको तुम आज की डेट में मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू बोलते हो। अरे ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, हम तुमको अगर अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो हम भी तो मार्केट वैल्यू के नीचे तो ये तुमको देने को भी तैयार नहीं होगा, देने को तैयार हो रहे हैं तो तुम्हारा मेरा मर्जी है फिर। ठीक, yes इसीलिए Yes. रिवाइज्ड वैल्यू बोला, मार्केट वैल्यू बोला नहीं, बट मीनिंग एक्चुअली में वही है। सर रिजर्व का क्या होगा? वहां तो आप सारा रिजर्व भी ले रहे थे, तो बोला रिजर्व दो टाइप का होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व और अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है? सर वो रिजर्व जो आपको गवर्नमेंट बनाने बोला था, बाय लॉ वो रिजर्व आपको क्रिएट करना था। ठीक बात। yes sir उन रिजर्व का क्या होगा? वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई रिजर्व जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम कुछ पैसा रिजर्व में रखे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को देने के लिए, सर वो रिजर्व आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयज के पेट पे लात नहीं मार सकते, है ना। yes sir तो वो रिजर्व कंटिन्यू होंगे, लेकिन अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व सर वो कंटिन्यू नहीं होंगे। जो कि हम नेचर ऑफ मर्जर में क्या हो रहा था, सर वो कंटिन्यू हो रहे थे। ठीक बात है। सर आप परचेज कंसिडरेशन से अगर ज्यादा, अगर जो आप दे रहे हैं वो आपका ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे? है ना। हाँ yes sir मेरा नेट एसेट मेथड के हिसाब से तुम मेरे एसेट का वैल्यू 22 करोड़ निकाले, और तुम दे रहे हो ना आपको 30 करोड़, तो ये एक्स्ट्रा 8 करोड़ क्या बात कर दे रहे हो? इसको हम गुडविल बोल के लिखेंगे, लेकिन वहाँ उसको सर रिजर्व में डाल दे रहे थे आप। ठीक बात। गुडविल कहाँ पर रहेगा आज के? yes sir हाँ बिल्कुल, हम एसेट में लिखेंगे, हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी एंट्रीज पे आ रहे हैं 2 मिनट में। ठीक बात। तो सर ये रही जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस। पहला एंट्री वही है, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर। एंट्रीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, एंट्रीज वही है जो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, जो इन द नेचर ऑफ परचेज है, बट वैल्यू बदल जाएगा। वहाँ सारा एसेट लायबिलिटी तुम किस वैल्यू पे अपने बुक्स में लिख रहे थे? बुक वैल्यू पे, वो भी सारा। बट यहाँ जो जो टेक ओवर कर रहे हो वही लिखोगे, वो भी रियलाइज्ड वैल्यू, जितना में
तुम लेने को तैयार हो, हम देने को तैयार हैं। मार्केट अच्छा एडवर्टाइज। हाँ, मार्केट के लिए मत बोल, ठीक है, यही तो होगा। यस। तो कर लो एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज। अब देखो भाई आ गया ना एंट्री में, सर जी अगर ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। वही होगा ना, तुम्हारा 22 करोड़ का एसेट दिए और 3 करोड़ का लाइबिलिटी, तुमको दे रहे हैं लेकिन हम 30 करोड़, तो अमाउंट तो डेबिट में कम पड़ गया, क्योंकि क्रेडिट में आ रहा है 33 करोड़, इधर आ रहा है 22 करोड़। अल्टीमेटली हम तुमको कितना ज्यादा दे रहे हैं, सर ये 25 करोड़ था मेरे एग्जाम्पल में, 25 करोड़ का एसेट मेरा हो गया तो डेबिट, 3 करोड़ का लाइबिलिटी हम चुकाएंगे तो वो क्रेडिट, तुमको बिजनेस परचेज के नाम पे 30 लाख देंगे, तो तुमको दे रहे हैं 33 लाख और एसेट ले रहे हैं 25 करोड़ का, दे रहे हैं 33 करोड़, तुमको कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 8 करोड़। क्या बात कर दे रहे हैं। और सर यही अगर आप 30 करोड़ की जगह 20 करोड़ दे रहे होते तो क्रेडिट में अमाउंट कम बढ़ता है ना, तो एक्स्ट्रा देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, गुडविल। कम देते उसको क्या बोलना चाहिए, एनीवन? किरण, कैपिटल रिजर्व याद आया? एक्स्ट्रा दे तो गुडविल, कम दे तो बैडविल। बैडविल बोल के कोई बात नहीं है, तो उसकी जगह कैपिटल रिजर्व। तेरा बिजनेस लॉस मेकिंग था, हम ले रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान। तो सर आप ज्यादा तो देंगे नहीं, 25 करोड़ का एसेट चाहिए, 3 करोड़ का लाइबिलिटी चुका रहे हैं, हिसाब से 22 करोड़ बनता है, बट आप बोले 20 करोड़ में बिजनेस देता है तो बोल, क्योंकि हमको पता लॉस मेकिंग बिजनेस है, तुमको बेचना ही पड़ेगा और तुम खेलने के मूड में भी नहीं देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो भी तुम बोला चलताओ निकलो, तुम हमको कम में भी दोगे, तो जब तुमको कम दिए तो वो कैपिटल रिजर्व और ज्यादा देते तो क्लियर है ये बात? किरण मेरा वॉइस आ रहा है? अब इसी में एक बात, सर ये एसेट लाइबिलिटी को लिखेंगे किस वैल्यू पे, तो देखो यहाँ पे लिख दिया एट एग्रीड वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे दोनों एग्री हुए, वैसे लाइबिलिटी में भी लिखा है एग्रीड वैल्यू। सर स्टैट्यूटरी ड्यूज आप बोले आपको अपने बुक्स में लेना पड़ेगा, तो लेने का एंट्री कर लो ना, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और जो कोई अगर आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं नया कंपनी बनाने के लिए, तो उसको लिखोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वैल्यू, एंट्री किए काम, ये था दोनों